उत्तर प्रदेश से जब मैं चला था तब तक तो ठीक ठाक था। मैं प्रयागराज से भोपाल पहुंचा तो मुझे पता चला कि एक पागल कुत्ता जो हैदराबाद से भागा हुआ है वो कुछ अजीबोगरीब बात कर रहा था। उसने कहा खुल्लम खुल्ला, जो संविधान की शपथ ले हुए है, वो कहता है, और वो किसको कह रहा है? स्टेट को। राज्य सरकार का जो कर्मचारी है वो स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, वो किसी मजहब को, किसी पंथ को रिप्रेजेंट नहीं करता। वो उत्तर प्रदेश की पुलिस वालों से कहता है इंशाअल्लाह हम आएंगे। तब जब योगी नहीं रहेगा तो तुम्हें कौन बचाएगा? इसमें एफआईआर नहीं होनी चाहिए थी, इसका जवाब नहीं देना चाहिए था क्या किसी को? इसलिए कि इतिहास नहीं पता, इसलिए नहीं दे पाए लोग। यहां से आपके बीच से ये जो जोकर है गोल टोपी वाला, इनका इतिहास बताना चाहिए। तुमने ऐसी ही हिमाकत हैदराबाद की निजाम के साथ खड़े होकर के 1 लाख लोगों की मजहबी सेना बनाई थी, जिसे रजाकार कहते हैं। गलत फहमी के शिकार मत होना, जज्बात में कहीं पागल मत हो जाना। इस वक्त भी देश की गृह मंत्रालय के ऊपर गुजराती बैठा हुआ है, उस वक्त भी एक गुजराती बैठा हुआ था। लोग समझ रहे थे कि गाली दे के भाग जाएंगे। जिन्होंने निजाम मुस्तफा का ख्वाब देखा था, जो निजाम कत्लो गारत की धमकी दे रहा था, इसी गुजरात से भेजे हुए उस गृह मंत्री ने ऑपरेशन पोलो किया और रजाकारों को मार मार के भुस भर दिया। और वो निजाम जो पाकिस्तान जाना चाहता था, इसके पुरखे जो पाकिस्तान जाना चाहते थे, उन सबको बंद कर दिया। उसे अपना इतिहास दिलाने की जरूरत है कि इस वक्त गलती है। जिस धरती के ऊपर वो बोल रहा है, उस धरती में तो 4 के बराबर अकेला 1 घूम रहा है। एक बार करके दिखाओ। कहता है कि वहां हम शाहीन बाग बनाएंगे, बनाओ। हम कहते हैं जल्दी बनाओ, फिर वो तुम्हें क्या बनाएगा पता नहीं चलेगा तुमको। इसलिए उत्तर प्रदेश में चुनाव है। मैं किसी पार्टी का कैंपेनर नहीं हूं, लेकिन जिस तरीके से मैं आपके बीच आता हूं, कहता हूं बार बार कि आपने जो सैक्रिफाइस किया है देश के साथ में, इसी तरीके से जो जहां है अपनी जाति को भूल जाए। यह जाति जो है इस देश को बर्बाद करने पे तुली हुई है। यह जाति हमारे यहां सामाजिक व्यवस्था थी, मजहबी व्यवस्था नहीं थी। बहुत सारे अपने लोग ही उसके खिलाफ काम कर रहे हैं। यह ध्यान रखें कि कश्मीर में जो कश्मीरी हिंदू पंडित थे, बड़े बड़े विद्वान थे, 2 दिन तक जो कत्लेआम हुआ उसमें उन्होंने इसको नहीं बख्शा कि यह ब्राह्मण था और यह सेकुलर था, यह भाजपा का था और यह आरएसएस का था। सबकी सामूहिक हत्या हुई। उस वक्त किसी ने नहीं पूछा कि यह किस पार्टी का था। इसलिए ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में सनातनियों की एक भूल बहुत महंगी पड़ेगी। 2024 भी आप आसानी से नहीं निकाल पाएंगे। मैंने साफ कहा, मैं किसी पार्टी के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन मेरे भी 1000 विरोध हो सकते हैं, लेकिन मेरा विरोध राष्ट्र से बड़ा नहीं हो सकता। इसलिए असदुद्दीन ओवैसी को याद रखना चाहिए, यह 2021 का भारत है और गांधी जी नहीं है। ध्यान रखिएगा। पूरे ठसक के साथ 2 गुजराती घूम रहे हैं। तुम हंस हंस के कहते थे कि 370 नहीं हटाएगा, उसने तुम्हारे मकान का नंबर 370 कर दिया है। जाओ। इसलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बाद जो सबसे बड़ा जघन्य अपराध हुआ, उसे कहकर के मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप यहां म्युनिसिपैलिटी का कब्जा कर लिया है, आप इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको तथ्य पता नहीं है, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि यह म्युनिसिपैलिटी पे आज कब्जा हो गया तो आपको पता चला, कुछ दिन बाद कहीं और कब्जा हो गया, आपको पता चला। अगर आप बड़े रूप की बड़ी बात पता कर लेते तो आप परेशान नहीं होते।
1923 में कानून बना, अंग्रेजों ने बनाया, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, सॉरी वक्फ प्रॉपर्टी बोर्ड। 1956 में उसमें अमेंडमेंट किया, 1985 में उसमें अमेंडमेंट किया, 1995 में उसमें अमेंडमेंट किया, और 2013 में भारत की संसद में कानून बन गया। इसलिए ऐसे कानून के बारे में हम न जानना चाहते हैं, न सुनना चाहते हैं, क्योंकि हमें लगता है इससे हमारा क्या मतलब है। जब आपको पता चलता है, जब आपकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऊपर वक्फ बोर्ड दावा ठोंक देती है, इतना लंबा इंतजार करते हैं। साहसी और बहादुर समाज पागल कुत्ते को दरवाजे पे गोली मारते हैं, यहां तक नहीं आने देते हैं। आप जब तक घर में ना आ जाए, बेडरूम में न चला जाए, तब तक उस समस्या को आप जानना नहीं चाहते। 2013 में वक्फ प्रॉपर्टी कानून के तहत पूरे देश में यह कानून पास होकर लागू हो गया 2013 से। आपको तो अभी पता चला है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऊपर कब्जा हो गया है और आप कोर्ट जा रहे हैं। कोर्ट नहीं जा सकते। उसका सेक्शन 40 क्या कहता है? सेक्शन 40 यह कहता है कि इस हॉल के जो मालिक हैं, इस जमीन के जो मालिक हैं, इस साबू परिवार, वक्फ बोर्ड के लोग इस जमीन पर अपना दावा सिर्फ यह कह के ठोंक देंगे कि यह जमीन वक्फ बोर्ड की है। सेक्शन 40 यह कहता है कि वक्फ बोर्ड को किसी किस्म के प्रमाण नहीं देने हैं कि यह उनकी जमीन है। सेक्शन 40 का अगला प्रावधान क्या कहता है? यह कानून की बात कर रहा हूं, यह किसी पार्टी के प्रस्ताव की बात नहीं कर रहा। और सब कुछ ढूंढ लीजिए, सब कुछ मौजूद है। अगला प्रावधान यह कहता है कि अगर इस जमीन के ऊपर वक्फ प्रॉपर्टी ने यह दावा भी ठोका कि यह उसकी है और उसने नोटिस भी दिया, तो नोटिस भी इस जमीन के मालिक को नहीं दिया जाएगा। वो अपनी दुकान खोल रहा है, कपड़े बेच रहा है, सब काम कर रहा है, वो यहां आ रहा है, जा रहा है, लेकिन जिस दिन नोटिस सर्व होगा वो नोटिस पार्टी को नहीं दिया जाएगा, वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को दिया जाएगा। वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इस बात के लिए कानूनन बाध्य नहीं है कि इस जमीन के मालिक को वो नोटिस दे। 3 साल के बाद नोटिस वाले दिन से लेकर के इस जमीन के मालिक को धक्के देकर के कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यहां से बाहर कर देगी और इसका मालिकाना अधिकार वक्फ बोर्ड को दे देगी। आप कोर्ट नहीं जा सकते। इसलिए वो कोई छोटा मोटा काम नहीं किया है। 2005 में उन्होंने इस कानून के तहत भारत सरकार के अधीन आने वाला एक इंस्टीट्यूशन जिसका नाम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व विभाग, जो भारत सरकार का एक इंस्टीट्यूशन है, 2005 तक जो ताजमहल भारत की संपत्ति था, 2005 को वो ताजमहल वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी घोषित हो गया है। भारत सरकार का यह डिपार्टमेंट, पुरातत्व विभाग, 2005 से 2021 आ गई, गिड़गिड़ा रहा है, मिलेगा नहीं। उसकी देखरेख का जिम्मा मेरा है, आपका है, आपके पैसे से उसका रखरखाव होता है। अरबों खरबों की पैसा वक्फ बोर्ड के पास जा रहा है। वक्फ बोर्ड क्या कर रही है यह आप भी जानते, मैं भी जानता हूं। यह पैसा कहां जा रहा है यह आप भी जानते, मैं भी जानता हूं। इसलिए आपके शहर में किसी सोसाइटी में मैंने सुना है कि बहुत सारे जैन और हिंदू रहते हैं। उनका जाहिल आदमी उस सोसाइटी में पहुंचकर आपको बता रहा है, तब भी आप जगना नहीं चाहते। वो कह रहा है साफ साफ, ये मकान हमारा होने वाला है, हमारी मर्जी से चले जाइए तो अच्छा है, लेकिन धक्के देने वाला समय आने वाला है। आप तब भी उससे नहीं पूछना चाहते। 2013 से लेकर के 2021 तक सड़क पे मस्जिद, हाईवे पे मस्जिद, एक्सप्रेसवे मजार, यहां पे मस्जिद, यहां पे मजार, चारों तरफ बन रही हैं। आप पुलिस के पास जाते हैं कि इसको हटाओ, पुलिस कहती है कि मेरे पास कोई आईपीसी की धारा नहीं है कि मैं इसे हटा सकूं। आप किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं? 100 गज प्लॉट की,
ये जात का कैसे हो गया, उस जात का कैसे हो गया, मेरे सगे भाई के पास इतनी प्रॉपर्टी कैसे हो गई, 100-100 गज के लिए कत्ल कर रहे हैं, परिवारों में झगड़े चल रहे हैं, कम्युनिटी एक दूसरे से लड़ रही है, लेकिन सामूहिक तौर पे आप इतने बड़े कानून का आपने अपने समाज में कभी चर्चा नहीं की। दुनिया का सबसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम हुआ है ये। संविधान के ठेकेदार काले कोट पहन करके उनको राफेल पे चर्चा करने का समय है, लेकिन कोर्ट के अंदर संसद के अंदर इतना बड़ा कानून बन गया, सरकार उसकी कोर्ट ने नहीं पूछा, लेकिन यही कोर्ट राफेल पे एक्सपर्ट है। 3-3 बार राफेल की खरीद के ऊपर सुनवाई हो रही है। यह किस एजेंडे के तहत हो रही है? भारत के संविधान को छोड़ते हुए, सुप्रीम कोर्ट को धत्ता बताते हुए एक कानून पास हो गया, लेकिन आप उसके खिलाफ बोल नहीं रहे। आपकी खामोशी भी इसमें भागीदार है। इसलिए जलीकट्टू और महाकाल पे पानी कितना चढ़ना चाहिए और दही हांडी की लंबाई कितनी ऊंची, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पास टाइम है, क्योंकि आप मौन बैठे हुए हैं। आप मौन थे, तभी भगवान राम का सर्टिफिकेट मांग रहे थे वो।